हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 5 देख लेते हैं। पाठ का नाम है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चौथा पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग पांचवा पार्ट देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। इसमें आइए जाने हम लोग देखेंगे हमारे प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। पहला हम देखेंगे हमारे प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। दूसरा हम देखेंगे लोकतंत्र क्या है। तीसरा हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग क्यों आवश्यक है। तीसरा हम देखेंगे वयस्क मताधिकार क्या है। ये चौथा हम देखेंगे मतदान और उसका महत्व। पांचवा नंबर में देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक स्थितियां कौन कौन सी है, हम लोग छठा में देखेंगे। आइए हम लोग पहला देख लेते हैं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। खंड अ है राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। इसमें हम लोग पहला देख लेते हैं राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए वह कार्य करता है, उसी प्रकार राष्ट्र के भी कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें सम्मुख रखकर राष्ट्र का कार्य करता है। देश की प्रगति और समृद्धि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्ति में सहायक होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों या किसी भी व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य होता है, वह उससे प्राप्त करने के लिए बेचैन रहता है। उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र का एक लक्ष्य होता है जिसे वह आगे रखकर उस काम को करता है। जैसे हमारे देश का प्रगति और समृद्ध लक्ष्यों का प्रमुख लक्ष्य होता है, इसे प्राप्त करने में सहायक होते हैं। सरकार इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधि बनाती है तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करती है। देखिए प्यारे बच्चों, सरकार इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करती है, कानून का निर्माण करती है और उससे बनाए रखने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का भी निर्माण करती है। हम लोग आगे देख लेते हैं। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। देखिए भारत कैसा देश है, प्रजातांत्रिक देश है। हमारे देश का राष्ट्रीय लक्ष्य है लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। हमारे देश का प्रमुख लक्ष्य देखिए यहाँ दिया हुआ है, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीय समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। हम लोग राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक विधि से करनी है। हमें अपने राष्ट्रीय लोकतंत्र की प्राप्ति कैसे करनी है, लोकतांत्रिक विधि से करनी है। हमारे देश में संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना की गई है। हमारे देश में जो है कि संविधान के अनुसार ही उस लक्ष्य की प्राप्ति करने की पद्धति अपनाई गई है। इस पद्धति में सरकार का गठन जनता करती है। लोकतांत्रिक पद्धति में सरकार का गठन कौन करता है, चुनाव हमारा जो कि जनता करती है। हम लोग लोकतंत्र देख लेते हैं। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समान अधिकारों की प्राप्ति हो, समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर बिना भेदभाव के उपलब्ध हो। लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समान अधिकार मिले और सभी वर्गों का विकास हो और बिना भेदभाव के हो। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक उत्तम सरकार का निर्वाचन करना नागरिकों का कर्तव्य है। एक उत्तम सरकार का निर्वाचन मतलब चुनना नागरिकों का कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ सरकार कौन बनाता है, नागरिक ही बनाते हैं। प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इससे सरकार जनहित
के कार्य कर सके। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति, कर्तव्यों के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जिससे कि हम जिस सरकार को चुने वो जनहित का कार्य कर सके, ये नहीं कि अपना ही जेबा भरता रहे। लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तथा शासन का संचालन करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो है कि लोकतंत्र में जनता ही जो है कि किसको, शासन चलाने वालों को चुनती है और वे जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि, वे जनहित को ध्यान में रखते हुए विधि का निर्माण करते हैं और उसी के उत्थान के लिए कार्य भी करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक शासन है, यह जनता के प्रति उत्तरदायी है। लोकतांत्रिक शासन किसके प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म का स्थान का हो, उसे मत देने तथा चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। देखिए हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ा खूबी क्या है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान का हो, उसे मत देने तथा चुनाव में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। हमारे देश की लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य लोक कल्याण है। हमारे देश के लोकतांत्रिक सरकार का क्या उद्देश्य है, लोक कल्याण करना, लोगों का भलाई करना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लोकतंत्र के प्रमुख तत्व हैं। लोकतंत्र के प्रमुख तत्व कौन से हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इनके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर लोकतंत्र में ये तीनों नहीं है तो हम लोग लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। कौन नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, उसमें समानता नहीं है और भाईचारा नहीं है, बंधुत्व नहीं है, तो हम लोग लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग स्वतंत्रता देख लेते हैं। व्यक्ति को ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता है जिससे में वह रहकर अपना विकास समुचित ढंग से कर सके। देखिए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी मनुष्य को ऐसे वातावरण और परिस्थिति में रहता है या रहना पसंद करता है जिसमें वो अपना अधिकतम विकास कर सके। राज्य उन परिस्थितियों का निर्माण करता है और राज्य को उन परिस्थितियों का या उन वातावरण का निर्माण करता है। राज्य में रहते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसके लिए उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता है और राज्य में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास कर सके, इसके लिए उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमारी स्वतंत्रता की आवश्यकता पड़ती है। स्वतंत्रता का अर्थ कुछ लोग बंधनों के अभाव से लगाते हैं, पर यदि स्वतंत्रता को इस अर्थ में लिया जाए तो वह स्वेच्छाचारिता में परिवर्तित हो जाती है। समाज में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्णतः बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती, अतः वास्तविक स्वतंत्रता अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधनों की व्यवस्था को स्वीकार करती है। स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है। देखिए प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता हमारा कई प्रकार का होता है। उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में समझ सकते हैं। स्वतंत्रता कई प्रकार का हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने की आज़ादी, नागरिक इधर उधर राज्य में आने जाने की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब किसी भी चुनाव में भाग ले सकता है, आर्थिक पैसा कमा सकता है, समाज में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है, अपने धर्म को क्या करता है, स्वतंत्र रूप से मान सकता है, उसका विकास कर सकता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। समानता देख लेते हैं। नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य का समान अवसर उपलब्ध कराना समानता है। प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए क्या है, समान अवसर सभी के लिए उपलब्ध कराना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी वंश, जाति, संप्रदाय और लिंग अथवा जन्म स्थान का हो, कानून के समझ समान है। देखिए भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति
चाहे वो किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय और लिंग का हो, चाहे किसी भी स्थान पर हो, लेकिन कानून के समक्ष वो क्या होगा, समान होगा। अब हम लोग समानता के प्रकार देख लेते हैं। समानता प्रकार हमारा सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। हम लोग समानता का महत्व देख लेते हैं कि अगर सरकार हमें स्वतंत्र समानता दी है संविधान, तो उसका क्या महत्व है। समानता की स्थिति में भेदभाव का अंत हो जाता है। समानता की स्थिति में जो कि भेदभाव का अंत हो जाता है। मान लीजिए कोई हरिजन है, कोई ब्राह्मण है, किसी भी उच्च नीच हो, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इसका भेदभाव क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। हम लोग आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समानता आवश्यक है, और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमारा क्या आवश्यक है, समानता आवश्यक है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए समानता आवश्यक है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए उसे समाज में समानता का अधिकार होना जरूरी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए भी समानता का होना आवश्यक है। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय हो, इसके लिए समानता होना आवश्यक है। ये नहीं कि अगर कोई नेता हो तो उसे कोई दूसरा सज़ा मिलेगा किसी गुनाह के लिए, और आम व्यक्ति हो तो उसे उसी गुनाह के लिए दूसरा सज़ा मिलेगा। दोनों के लिए समान सज़ा होनी चाहिए। अब हम लोग न्याय देख लेते हैं। न्याय किसी चीज़ के सही, उचित और तार्किक होने की ओर संकेत करता है। न्याय किसकी ओर संकेत करता है, सही, उचित और तार्किक होने की ओर संकेत करता है। प्रजातांत्रिक समाज में न्याय वह स्थिति होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। प्रजातांत्रिक समाज में न्याय की ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उच्च जाति का हो चाहे निम्न जाति का हो, अमीर हो गरीब हो, उसके अधिकारों की क्या होती है, रक्षा होती है। और समाज में व्यवस्था बनी रहती है कि न्याय का लक्ष्य संपूर्ण समाज की भलाई है। और न्याय का मुख्य लक्ष्य क्या है, संपूर्ण समाज की भलाई है। न्याय उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था की जाती है। इससे समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित रहे। न्याय की अवधारणा सत्य और नैतिकता के रूप में समझी जाती है। न्याय की धारणा किस में समझी जाती है, सत्य और नैतिकता के रूप में समझी जाती है। हमारा संविधान अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करता है। देखिए यहाँ बहुत अच्छा कहा है, हमारा संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। भारत में जो कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, इस पर किसी का दबाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की न्यायपालिका ही सर्वोपरि है। इसके द्वारा कानून को पालन करने सुनिश्चित किया जाता है। इसके द्वारा कानून के पालन को सुनिश्चित किया जाता है। न्यायपालिका के द्वारा ही किसी कानून के पालन के लिए सुनिश्चित किया जाता है। हम लोग आगे देखते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता राज्य सभी व्यक्तियों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए पंथ निरपेक्ष राज्य जो किसी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसको अपने धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने पंथ और उपासना की स्वतंत्रता होती है। राज्य धर्म एवं संप्रदाय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए प्यारे बच्चों, राज्य जो है कि हमारा किसी भी व्यक्ति को धर्म एवं संप्रदाय के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। वर्तमान समय में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो किसी पंथ विशेष को प्रधानता देते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का संविधान उसे इस्लामिक गणराज्य घोषित करता है। देखिए कुछ पंथ निरपेक्ष राज्य जैसे पाकिस्तान है, ये जो कि पहले ही से बना है इस्लामिक राज्य, तो यहाँ जो कि मुस्लिमों का भलाई होता है और किसी भी धर्म के प्रति वहाँ की सरकार उपेक्षित रहती है। हम लोग आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग। हमारा देश एक
राष्ट्रीय लक्ष्य है। हमारे देश का एक राष्ट्रीय लक्ष्य, अन्य लक्ष्य यह है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग। कौन सा लक्ष्य है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बना रहे और सहयोग बना रहे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में पंचशील के सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता की नीति तथा निःशस्त्रीकरण को अपनाया है। प्यारे बच्चों, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देखिए कौन सा सिद्धांत अपनाया है? पंचशील के सिद्धांत को अपनाया है, गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया है और निःशस्त्रीकरण मतलब शस्त्र का जो भी खतरनाक बन रहा है उसका क्या कर दिया जाए? उसको समाप्त कर दिया जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में कहा था, हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? हम पूरे विश्व संसार में क्या कहते हैं? शांति चाहते हैं। शांति की स्थापना के लिए यदि हम कुछ भी कर सकें तो उसे करने का भरसक प्रयत्न करेंगे और विश्व में शांति के लिए अगर हम कुछ कर सकें तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे? उसका प्रयास करेंगे। हम लोग आगे देख लेते हैं। गुट निरपेक्षता शक्ति गुटों या सैनिकों गठबंधनों से पृथकता तथा स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र विचार रखना गुट निरपेक्षता है। गुट निरपेक्षता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र विचार रखना हमारा क्या है? गुट निरपेक्षता है। हम देखते हैं निःशस्त्रीकरण। निःशस्त्रीकरण का अर्थ है शस्त्रों की दौड़ समाप्त करने अथवा शस्त्रों को कम या समाप्त करने से निःशस्त्रीकरण विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है। निःशस्त्रीकरण क्या है? शस्त्र का या तो उसको नष्ट कर दिया जाए या तो कम कर दिया जाए। निःशस्त्रीकरण विश्व शांति के लिए बहुत ही आवश्यक है। आजकल ऐसे ऐसे बम बन रहे हैं, रॉकेट बन रहे हैं, मिसाइलें बन रही जो कि विश्व को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। बहुत से ऐसे देश हैं। आज विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर है। देखिए, कोई राज्य हो, कोई देश हो, सभी एक दूसरे पर क्या है? किसी न किसी प्रकार से निर्भर है। आज संचार के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि यदि विश्व के किसी भी भाग में कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है। मान लीजिए विश्व में कोई भी घटना घटता है तो उसका सीधा प्रभाव जो है कि हमारा अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है, सभी देशों के। हमारे पड़ोसी देशों और विश्व के कुछ घटित होता है तो इसके प्रति हम उदासीन नहीं रह सकते। मान लीजिए हमारे पड़ोसी देशों या विश्व में कुछ भी घटित होता है तो इसको हम आंख बंद करके नहीं रह सकते हैं। उससे हमें अवलोकन अच्छे से करना होगा। हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयारी करनी होगी। हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या करना होगा? तैयारी करना होगा और इसके लिए आवश्यक हथियार भी रखने होंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? आवश्यक हथियार भी रखना होगा। हम लोग आगे देख लेते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग के प्राचीन काल से ही पक्षधर हैं। हमारे ऋषि मुनि और संत जो थे बहुत पहले से ही जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए पक्षधर थे। भारतीय संस्कृति के मूल्य में सह-अस्तित्व और सहिष्णुता की नीति रही है। हमारी संस्कृति में ही जो कि सह-अस्तित्व और सहिष्णुता की नीति बनी रही है। हम लोग ब देख लेते हैं। खंड ब, लोकतंत्र एवं नागरिक। खंड ब में क्या है? लोकतंत्र एवं नागरिक। लोकतंत्र शासन का एक प्रकार है। लोकतंत्र क्या है? शासन का एक प्रकार है। यह एक राजनीतिक आदर्श भी है। लोकतंत्र क्या है? एक शासन का एक प्रकार है, इसके साथ साथ एक राजनीतिक आदर्श भी है। लोकतंत्र बहुमत का शासन मात्र नहीं, वरन यह इस बात को निर्धारित करने का तरीका है कि कौन लोग शासन करेंगे और किन उद्देश्यों के लिए शासन किया जाता है। लोकतंत्र में देखिए, जनता ही तय करता है कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा
और शासन का उसका उद्देश्य क्या होगा, वो किस उद्देश्य के लिए जो है कि हमारे ऊपर शासन करेगा। लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, देखिए एक अब्राहम लिंकन ने उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण दिए हैं अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता का द्वारा शासन है। इसे यदि और स्पष्ट किया जाए तो इसका अर्थ होगा जनता की सरकार। किसका सरकार, जनता की सरकार, अर्थात जनता की ओर से सरकार, जनता के लिए सरकार अर्थात जनहित के लिए कार्य करने वाली सरकार, जनता के द्वारा सरकार अर्थात प्रतिनिधिमूलक सरकार। लोकतंत्र को सभी प्रकार की शासन पद्धतियों से अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र को जो है कि शासन के सभी पद्धतियों से क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे पूंजीवादी हो, लोकतंत्र को क्या माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्र एवं नागरिक। आदर्श लोकतांत्रिक संस्कार तभी संभव है जब नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। देखिए आदर्श लोकतांत्रिक सरकार तभी संभव है जो यहाँ वोटिंग करते हैं वे अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति क्या हो, जागरूक हो। हम जो कि चुनाव आता है तो हम लोग पैसा लेकर या अपने जाति को या विशेष समुदाय को क्या करते हैं, वोटिंग कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा वहाँ कर्तव्य भी खत्म हो जाएगा, वो अधिकार भी अपना हम लोग दूसरे को दे देते हैं। नागरिकों को अपने देश या क्षेत्र की समुचित जानकारी रहेगी तभी वह सही निर्णय लेंगे, और प्रत्येक नागरिकों को अपने क्षेत्र के बारे में सही जानकारी होगा तो वे सही निर्णय लेंगे। इसलिए नागरिकों को समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य साधनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को इससे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, समाचार, रेडियो, टेलीविज़न, सार्वजनिक सभाओं, अन्य साधनों के माध्यम से। आजकल सबसे अच्छा साधन मोबाइल है। यूट्यूब पर जाएं, आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे जानकारी मिल रही है किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, और यूट्यूब पर जाएं और आसानी से जानकारी प्राप्त करें। लोग आगे देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, सभी बड़े दल क्या करते हैं, अपना अपना प्रत्याशी खड़े करते हैं। वे मतदाताओं को अपनी नीति और कार्यक्रम को समझाते हैं, और जो राजनीतिक दल होते हैं वे क्या करते हैं, सभी मतदाताओं को अपनी नीति और कार्यक्रम समझाते हैं कि हमारा नीति आने वाले 5 वर्षों के लिए ये होगा, हम ये काम करेंगे। राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दलों के भी हमारे लोकतंत्र में क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। वे जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। वे जनता और सरकार के बीच क्या करते हैं, एक कड़ी मतलब जोड़ने का काम करते हैं। वे जनमत का निर्माण भी करते हैं। वे क्या करते हैं, जनमत का निर्माण भी करते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। वश्यक मताधिकार क्या है, वश्यक मताधिकार। वश्यक मताधिकार को अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में स्वीकार किया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक राज्यों में जो कि वश्यक मताधिकार को ही स्वीकार किया गया है। यह मताधिकार का सबसे अधिक प्रचलित सिद्धांत है। यह मताधिकार का जो कि सबसे अधिक प्रचलित सिद्धांत है। मताधिकार नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। मताधिकार मतलब वोटिंग करना। वोटिंग करना हमारे नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को मत देने का एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है, और हमारे भारतीय संविधान में भी नागरिकों को वोटिंग करने का क्या एक अधिकार दिया गया है। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले हर नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है। और हमारे देश में जो है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा तो क्या हो जाएगा, एक वयस्क मताधिकार हो जाएगा।
और उसे वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। लिंग, वर्ग, जाति, पंथ के भेदभाव के बिना यह अधिकार सबको प्राप्त है। उसमें जो कि वो लिंग, वर्ग, जाति, पंथ नहीं देखेगा, ये सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त है। हम लोग आगे देख लेते हैं मतदान और उसका महत्व। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो कि हम प्रत्येक वयस्क मताधिकार जिसकी आयु 28 वर्ष पूरा कर चुका होता है, वो क्या करता है, अपना मतदान करता है और वे अपने चुनाव में खड़े हुए प्रतिनिधि को क्या करता है, उसे चुनता है और उसे जिताता है। हम लोग आगे देख लेते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। हमारा मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए, पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। हम भारतीय संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखिए हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो कि हमारे संविधान जो कि मुख्य रूप से 6 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। हम लोग आगे देख सकते हैं, आगे देखते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार कानून द्वारा प्रदत्त एवं प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा घोषित हुए परिस्थितियां हैं जो मानव के व्यक्तित्व के विकास तथा उसे स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए अनिवार्य है। मानव अधिकार अर्थात मानव को प्रकृति से वे अधिकार प्राप्त हैं जिनका समुचित उपयोग कर मनुष्य अपने सर्वांगीण विकास की दिशा की ओर आगे बढ़ता है। मानव अधिकार हमारा क्या है, प्रकृति से वो हमें पहले से ही प्राप्त है, जिसका हम लोग समुचित प्रयोग करके अपना जो कि सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं, हम लोग आगे देखते हैं मानव अधिकार का क्षेत्र। देखिए यहाँ दिया है, वे अधिकार जो प्रत्येक मानव के लिए जन्मजात होते हैं और जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। वे अधिकार जो मानव के लिए जन्मजात पैदा होते ही वो होता है और उसके जीवन का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। हम लोग आगे देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं वे अधिकार जो प्रत्येक मानव के लिए जन्मजात होते हैं और उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। मानव अधिकार है वे अधिकार जो मानव जीवन और उसके विकास के लिए मुख्य आधार होते हैं। ये अधिकार जो मानव जीवन के विकास के लिए क्या होते हैं, मुख्य जड़ होते हैं या नींव होते हैं। वे अधिकार जिनको पाने के लिए उचित सामाजिक दशाओं अथवा परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। वे अधिकार जो मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं और मांगों पर आधारित होते हैं। वो क्या होते हैं, मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं और मांगों पर आधारित होते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाया गया है, जिसे 10 दिसंबर 1948 में पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ महासंघ में कब पारित किया था, 10 दिसंबर 1948 में। इसलिए प्रतिवर्ष इससे घोषणा वर्षगांठ के रूप में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं, ये घोषणा में क्या कहा, घोषणा पत्र में कहा गया है, सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है और अपनी गरिमा एवं अधिकारों के मामले में बराबर है। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता अथवा सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति तथा अन्य स्तरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम लोग मानव अधिकार और उनका संरक्षण देख लेते हैं। शिक्षा के माध्यम से इन अधिकारों को भी सामाजिक स्तरों तक पहुँचाया जा सकता है। देखिए ये जो अधिकार अगर हम पढ़े लिखे हैं तभी जान रहे हैं, नहीं तो हम जान नहीं पाएंगे। हाँ, मानव अधिकारों की प्राप्ति के प्रति जागरूक होने में निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमें जागरूक होना होगा। इसके निम्न उपाय किया जाए, पहला
रैली निकलवाना, मानव श्रृंखला बनाना, अधिकारों के प्रति जागरूक हेतु अभियान चलाना। रैली निकलवाया जा सकता है, मानव श्रृंखला बनाया जा सकता है, अधिकारों के प्रति क्या किया जा सकता है, अभियान चलाया जा सकता है जागरूकता के प्रति। दूरदर्शन, रेडियो व वीडियो फिल्मों के माध्यम से जानकारी देना। और इस अधिकारों की रक्षा के लिए संरक्षण के दूरदर्शन, रेडियो, वीडियो फिल्मों में इसका हम लोग जानकारी दे सकते हैं। 2 मिनट का समाचार पत्र, पोस्टर, नारों आदि के द्वारा प्रचार करना। और इसका जो कि समाचार पत्र में भी आ जाए, थोड़ा सा पोस्टर, नारों में भी इसका हम लोग कर सकते हैं। बैठकों और संगोष्ठी में मानव अधिकार व संरक्षण पर चर्चा आयोजित करना। हम लोग बैठ रहे हैं, कहीं संगोष्ठी हो रहा है, उस पर भी हम लोग मानव अधिकार पर चर्चा कर सकते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। हम अपना खुद प्रॉपर मध्य प्रदेश में हम लोग देख लेते हैं, जहाँ हम लोग निवास करते हैं। मानव अधिकारों के संरक्षण तो हमारे देश में भी मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण तो हमारे देश में भी मानव अधिकार आयोग का गठन किया। मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन 6 जनवरी 1992 में किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन 6 जनवरी 1992 में किया गया था। भारतीय संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तता प्राप्त संगठन। इसका उद्देश्य उक्त अधिनियम में वर्णित अधिकारों का संरक्षण करना। देखिए, मध्य प्रदेश मानव अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें जो ऊपर अधिकार वर्णित है उसको क्या करता है, ये संरक्षण प्रदान करता है, मतलब उसकी रक्षा करता है। इसके साथ ही साथ मानव अधिकार संरक्षण मानव अधिकारों को जन साधारण तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ क्या करता है, मानव अधिकार का संरक्षण करता है और उससे जन साधारण तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। मध्य प्रदेश मानव आयोग का कार्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का यह कार्यालय कहाँ है, भोपाल में स्थित है। जिन लोगों को मानव अधिकारों का हनन होता है वे आयोग के माध्यम से अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। मानव अधिकारों के हनन पर कहाँ जा सकते हैं, भोपाल में जाकर शिकायत कर सकते हैं। आयोग के पास शिकायत भेजने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा स्वयं अथवा पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोग को सीधे प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साधारण कागज पर लिखकर सीधे ही आयोग के कार्यालय में शिकायत भेजी जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने हेतु वकील की आवश्यकता नहीं होती है। और देखिए, शिकायत दर्ज कराने की सबसे बड़ा आवश्यकता कि इसमें वकील की आवश्यकता भी नहीं होती है। शिकायत दर्ज कराने हेतु किसी प्रकार का प्रपत्र निर्धारित नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाता है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश सरकार कितना अच्छा व्यवस्था किया है। न तो किसी वकील की आवश्यकता है, न तो कोई प्रपत्र फॉर्मेट है, न ही कोई शुल्क है, न ही कोई टिकट लगाया जाता है। लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी सफलता के लिए आवश्यक शर्तें, हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा करना और उसे सफल बनाना लोकतंत्र की सफलता निम्न बातों पर निर्भर करता है। शिक्षित जनता, लोकतंत्र की सफलता का आधार क्या है, शिक्षित जनता। लोकतंत्र में जन सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी रहता है। जब तक जन सामान्य राजनीतिक प्रश्नों को भली भांति नहीं समझेगा तथा उसकी सहभागिता को न तो प्रभावशाली होगी और न ही अर्थपूर्ण। देखिए, अगर हमारा समाज जो है शिक्षित नहीं होगा, शिक्षित जनता नहीं होगा, तो हमारे राजनीतिक दल क्या योजना लेकर आए हैं, कौन सा योजना लाएंगे या क्या कर रहे हैं हमारे राज्य के या देश के विकास के लिए, हम लोग इसके बारे में समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, अपने मताधिकार का सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा लोकतंत्र जो कि खतरे में आ जाएगा। हम लोग आगे देख लेते हैं राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता का अभिप्राय नागरिकों को अपने राजनीतिक प्रश्नों और मुद्दों की जानकारी होना चाहिए। कि प्रत्येक नागरिकों को अपने राजनीतिक प्रश्नों और मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए कि हमें राजनीतिक दलों से क्या करवाना है, कैसे कैसे कार्य कराना है, इसके बारे में हमें अच्छी तरह से जागरूक होना चाहिए। सरकार के कदम और प्रयत्नों की किस सीमा तक जनहित को प्रभावित करते हैं तथा किस सीमा तक उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। कोई भी राज्य सरकार
जो कदम उठाती है उसका हमारे जीवन पर या जनहित पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, इसका हमें जानकारी अच्छी तरह से होना चाहिए। हम लोग आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र प्रेस। लोकतंत्र की सफलता का सबसे बेसिक अधिकार क्या है? यहाँ जो कि स्वतंत्र प्रेस होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के स्वतंत्र प्रेस का होना आवश्यक है। नागरिकों की स्वतंत्रता का सरकार द्वारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए स्वतंत्र प्रेस का होना अनिवार्य है। अगर हमारा मीडिया स्वतंत्र नहीं होगा तो अगर किसी भी राज्य के नागरिकों पर अत्याचार हो रहा है तो वो उसको क्या कर सकता है? प्रसारित नहीं कर सकता है। अगर वो स्वतंत्र होगा तो उसे उछालेगा और लोगों के सामने रख सकता है। स्वतंत्र प्रेस सरकार के दबाव में आए बिना जनता की मांगों को सरकार के सामने रखती है। स्वतंत्र प्रेस क्या करेगा? या मीडिया सरकार के दबाव में आए बिना जनता की मांगों को सरकार के सामने रखता है। जनहित के प्रश्न प्रेस द्वारा उठाए जाते हैं। स्वतंत्र प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा यहाँ लिखा है। स्वतंत्र प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा खंभा कहा जाता है। तो आगे देख लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक समानता। लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता भी आवश्यक है। देखिए लोकतंत्र की सफलता के लिए हमारा सामाजिक और आर्थिक समानता भी आवश्यक है। समाज में जब तक ऊंच नीच, गरीब अमीर, छुआछूत आदि के भेदभाव रहेंगे, लोकतंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता है। हमारे समाज में जब तक ऊंच नीच, गरीब अमीर, छुआछूत आदि का भेदभाव रहेगा तब तो हमारा लोकतंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा। इसी प्रकार आर्थिक असमानताओं सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों में पारस्परिक मनमुटाव को जन्म देगी। इसके कारण असंतोष में वृद्धि होगी। इसलिए ऐसा समाज चाहिए जिसमें गरीब अमीर का अंतर कम हो जाए। हमें ऐसा समाज चाहिए जिसमें गरीब अमीर का अंतर कम हो और समाज एवं आर्थिक दृष्टि से भेदभाव न हो, और समाज में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कोई भी उनके अंदर भेदभाव नहीं हो। जाति बिरादरी की संकीर्णता प्रजातंत्र के लिए बाधा है। और देखिए जाति बिरादरी जो है कि प्रजातंत्र के लिए सबसे बहुत बड़ा बाधक है। लोग मतदाता आता राजनीतिक पार्टी अपने जाति की वोट देने के लिए प्रेरित करता है और हम लोग अंधा होकर क्या करते हैं? अपने जाति को वोट देते हैं और क्या करता है? वो हमारे हितों की रक्षा नहीं करता है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहें हम सब भारतीय हैं।